हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल है आप सबका? बढ़िया, सब मस्त बिंदास, मैं भी मस्त। चलिए यार, आज हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था यार, पहले मैं उस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक? हाँ, रिपीट इन द सेंस नहीं कि 1 घंटा लेक्चर फिर से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जस्ट मैंने क्या क्या टॉपिक टच किया था मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 4 लॉ के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या उसी को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता। थर्ड लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ वन वाज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये 4 लॉ के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने और कुछ लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसमें से सबसे पहला जो हमने पढ़ा था गैलिलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, देन बर्जेलियस हाइपोथेसिस एंड लास्ट क्या था, अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो ये ऑलरेडी पार्ट हमने पढ़ा था, ठीक। इसके बाद एक और थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना है, और आज हम लोग अपने लेक्चर को यही से स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक बच्चों। चलो यार, ऐसा नहीं कि आप लोग यार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो चीज, इससे पहले भी आप लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़े हो, सुने हो, ठीक। कोई बात नहीं यार, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ने में क्या जाता है। तो चलिए यार, आज का हेडिंग डाल लो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो यार, एटम के थ्योरी को सबसे अच्छा एक साइंटिफिक वे में, ठीक है ना, साइंटिफिकली यदि एटम के बारे में सबसे पहले किसी ने बताया था वो तो डाल्टन साहब थे, ठीक। इससे पहले भी कर्नल नाम के साइंटिस्ट थे, उसने एटम्स के बारे में बताया था, लेकिन ऑफिशियली जो रिकॉग्निशन मिला वो डाल्टन साहब को मिला। और इसका थ्योरी जो था वो बहुत दिनों तक फेमस रहा, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो था वो फेमस था। अब बात आती है यार, ऐसा क्या क्या बातें डाल्टन साहब ने कर दी जो कि यार इतने दिनों तक चली गई, ठीक। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। तो पहले यार हम लोग उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। तो यहां पे मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखता चलता हूं, आप लोग यार समझाता भी चलूंगा साथ ही साथ। फर्स्ट पॉइंट था एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small particles, और इसी स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहा गया था, कॉल्ड एटम्स, ठीक है। यानी फर्स्ट पॉइंट जो था वो ये कि किसी भी मैटर की, कोई भी मैटर जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, एटम्स कहा गया, ठीक। सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एटम जो होता है इंडिविजिबल होता है। क्या होता है बच्चों, एटम्स आर इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब क्या, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड ना कर सके, मतलब एटम को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही मतलब है इंडिविजिबल का मतलब, तोड़ा ना जा सके, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एटम्स के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलो यार, मैं इसी तरह लिख के छोड़ दिया। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। यार यहाँ पे ध्यान देखना, आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इसका क्या मतलब यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट का मतलब क्या है। मान लिया हमारे पास कोई ऑक्सीजन एटम एलिमेंट प्रेजेंट है। एक चीज यार याद रखना, एलिमेंट का नाम और एटम का नाम सेम रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम को हम कोई दूसरे नाम से पुकारेंगे, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम का भी नाम ऑक्सीजन एटम ही होता है, ठीक है ना। जस्ट एलिमेंट क्या होता है बताया भी था यार तुम लोग जब एलिमेंट के बारे में पढ़ा रहा था, एलिमेंट कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे ही तो यूनिट कहते हैं, एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। तो इसलिए एलिमेंट का नाम एटम का नाम सेम। यदि हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट एटम से मिलकर बना होगा, और एटम का भी नाम क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। तो इसलिए एलिमेंट एंड एटम एसोसिएटेड होता है एक दूसरे से, दोनों का नाम सेम होता है, बस एलिमेंट जो होता है एटम से बना होता है, ठीक है ना। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एटम को ही मैं एलिमेंट कह देता हूं, ठीक। तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। ध्यान देना यार, बात को ध्यान देना, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। मान लो मैं ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अब ऑक्सीजन एलिमेंट यार नेचर में अलग अलग जगह पाया जाता है, जैसे मैं बात करूं H2O में भी ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। यदि मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, दिख रहा है ना, बहुत अच्छी बात है यार। इसी तरह से मैं बात करूं और भी
C6H12O6 क्या है, किसका फार्मूला है वो, किसका है, ग्लूकोज का है। ग्लूकोज में भी यार ऑक्सीजन दिख रहा है। इस तरह और यार लाखों लाख करोड़ों करोड़ कंपाउंड्स होते हैं जहां तुम्हें ऑक्सीजन दिख जाएंगे। तो इसलिए यदि मैं किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम को यदि कंपेयर करूं, ध्यान समझना, मैं किस एटम को कंपेयर कर रहा हूं, किस एलिमेंट के एटम को कंपेयर कर रहा हूं, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम को यदि कंपेयर करूं, मैं इस ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम को देखो, यहां के ऑक्सीजन को देखो या यहां के ऑक्सीजन को देखो, कहीं का भी ऑक्सीजन को तुम देखो, वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा इन ऑल रेस्पेक्ट। आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट का मतलब क्या है, ऑल रेस्पेक्ट का मतलब यदि तुम देख रहे हो ऑक्सीजन इतना छोटा है तो हर जगह ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा का मतलब नहीं कि आप लोगों को यार आंखों से दिख जाएगी, ऐसा नहीं है। छोटा का मतलब जितना साइज इस ऑक्सीजन एटम का वही साइज हर जगह होगा, मतलब साइज भी सेम होगा ऑक्सीजन एटम का, मास भी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हर एक चीज में सेम होगा। मतलब यदि दो ऑक्सीजन, यहाँ के ऑक्सीजन और यहाँ के ऑक्सीजन एटम को ला के रख दिया जाए ना, तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि वाटर का ऑक्सीजन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कौन है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन कौन है, पहचान ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तो यही ऑल रेस्पेक्ट का मतलब है। हाँ, लेकिन देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो दिया था वो, ठीक है ना, 1808 में ये थ्योरी आया था, लिख दे रहा हूँ यार मैं, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी था ना पूरी तरह से सही नहीं था, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स गलत भी पाए गए बाद में। जैसे यही पॉइंट यदि जैसे यहीं पे देख सकते हैं सेकंड पॉइंट, एटम्स आर इंडिविजिबल। क्या एटम्स आर इंडिविजिबल सही है? नहीं सही है, ठीक है ना। तो यार डाल्टन साहब ने यार गलत क्यों पढ़ाया, क्यों लोगों को मूर्ख बनाया इतने दिनों तक? तो देखिए डाल्टन साहब ने मूर्ख नहीं बनाया, ऐसा बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट दिया गया था ये 1808 में दिया गया था। 1808 में एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो उस समय की यदि मैं बात करूं तो यार उस समय तक तो एटम इंडिविजिबल ही था ना, उस समय तक थोड़ी ना एटम को डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खोज किया गया था, तो इसलिए उस समय तक सही था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तब मैं कह सकता हूं कि ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो पॉइंट था वो गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा? तो इसलिए यार सेकंड पॉइंट भी गलत था, थर्ड पॉइंट भी गलत था। जरा सोचो थर्ड पॉइंट क्यों गलत हो गया आज के जमाने में। यदि मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं तो ये थर्ड पॉइंट अब वैलिड नहीं रहा। जरा सोच कर बताओ क्यों ऐसा। तो देखो यार मैं बताता हूं, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। ऑल रेस्पेक्ट को मैंने घेर दिया, क्यों घेरा जरा समझना इस चीज को यार। जैसे मान लो मैं कार्बन की बात करता हूं, ठीक है ना, आइसोटोप्स के बारे में तुम लोग पढ़े होगे, सुने होगे, नहीं भी पढ़े हो नहीं भी सुने होगे, तो मैं बेसिक्स लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। हमने 11th लेक्चर बेसिक्स का केवल 11th लेक्चर बनाया अब तक। इसलिए यार कोई भी बच्चा यदि बोलता है कि मुझे आइसोटोप्स नहीं पता, आइसोबार्स नहीं पता, एटॉमिक नंबर मास नंबर नहीं पता, तो यार देख गलती मेरा नहीं है। हम हर चीज मतलब हम तुम लोग को यार जीरो समझ कर पढ़ाएं, जीरो मतलब हम ये समझ के पढ़ाएंगे यार तुम लोगों को कुछ नहीं आता। इसलिए यार अब ऐसा ऐसा सवाल करोगे कि यार आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, तो इसके लिए यार तुम रिस्पॉन्सिबल है। जा यार बेसिक लेक्चर अच्छे से फिर से देख ले, ठीक है ना। इसलिए यार मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, इसलिए आप लोगों को बोलने का मैं मौका नहीं दूंगा यार कुछ आपको छूटा। यदि मैं एटम्स भी कहीं यूज कर रहा हूं तो एटम्स भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं। एटम्स को केवल समझाने के लिए मैंने 15 मिनट का समय लिया, हालांकि तुम लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एटम को अपने तरीके से अपने अंदाज में समझाया हूं। तो हर एक चीज यहां पे मैं बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ा रहा हूं आप लोग को। इसलिए यार दिक्कत कहीं जानी ही नहीं चाहिए आप लोग को। इसलिए यार बेसिक्स पहले आप लोग क्लियर कर लेना, उसके बाद आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करना, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं यार कुछ हार्ड 9-10 में यार तुम लोग पढ़ के आया होगा, हर चीज आपको जो भी बेसिक्स में पढ़ा है बस उसी का एक जस्ट रिविजन था। चलिए यार तुम लोग इधर देखो, अब मान लिया कार्बन एलिमेंट के दो आइसोटोप्स होते हैं, याद होगा यार, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14 आइसोटोप्स। क्या मैं इसको कौन सा एलिमेंट कहूंगा? ये भी कार्बन एलिमेंट है, ये भी कार्बन एलिमेंट है, दोनों के दोनों कार्बन एलिमेंट ही हैं, दोनों के दोनों कार्बन एलिमेंट के ही एटम हैं। लेकिन यहां पे C12 और C14, ये 12 और 14 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जरा बताओ मुझे, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो यार ये जो 12 है ना और ये जो 14 है, ये इसके मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर का मतलब क्या होता है सर? मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, मतलब इसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14 है। तो इसलिए यहां पे कार्बन, इस वाले कार्बन एलिमेंट का जो एटम इसका मास 12 है और इस वाले एटम का मास 14 है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो इस तरह से दोनों के दोनों कार्बन एलिमेंट के ही एटम है, लेकिन क्या दोनों आइडेंटिकल हम बोल सकते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट? हो सकता है दोनों कार्बन एलिमेंट एटम जो है सेम दिखता होगा,
साइज भी सेम होगा, लेकिन क्या मास दोनों का सेम है क्या? नहीं ना, नहीं है ना। इसलिए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो थर्ड पॉइंट है वो राइट है, करेक्ट बोल सकता हूं क्या? ऐसा नहीं ना, नहीं ना। समझ में आ रहा है ना? तो यही बात बस आपको समझनी थी। मतलब ये कि किसी भी गिवन एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल हो इन ऑल रेस्पेक्ट ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे। इसको यार मैं मिटा देता हूं। और भी यार इस तरह का एग्जांपल ले सकते हो, मैं जस्ट कार्बन का एग्जांपल लिया। और भी जहां जहां आइसोटोप्स आ जाएंगे वहां ये वाला पॉइंट फेल कर जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का यार तुम्हें पता होगा 3 आइसोटोप्स होता है, नाम पता है यार बच्चों? बता क्या होता है? हाइड्रोजन में 1 1 1 2 एंड 1 3। इसका नाम क्या होता है? प्रोटियम। इसका नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या होता है? ट्रिटियम। अब मत बोलना तुम लोग कि सर आपने तो बोला था सबका नाम सेम होता है, तीनों का तीनों हाइड्रोजन है तो तीनों का नाम हाइड्रोजन ही होना चाहिए था। हाँ हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है ना। इसको मैं हाइड्रोजन ही कहूंगा, लेकिन बस एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए नाम बदल दिया गया, लेकिन है अभी भी हाइड्रोजन। और तुम लोग यार मैं याद होगा तो मैं बताया था किसी भी एलिमेंट का पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होता है। क्या बोला मैं फिर से सुन ले यार, और इस चीज को नोट कर लेना तुम लोग। किसी भी एलिमेंट का पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होता है, ना कि मास नंबर से। यदि कहीं मास नंबर चेंज हो गया इसका मतलब यह नहीं कि एलिमेंट भी चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। यदि एटॉमिक नंबर सेम है, देखिए नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। यदि एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब वो सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एटॉमिक नंबर 111, और हमें पता है एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट। मतलब ये तीनों के तीनों कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? मास नंबर डिफरेंट कोई बात नहीं है, एलिमेंट ये अब भी हाइड्रोजन। बस इस तीनों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इसका नाम अलग अलग कर दिया। एक को प्रोटियम कह दिया, दूसरे को ड्यूटेरियम कह दिया, तीसरे को ट्रिटियम कह दिया। दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। तो ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट की एटम है। क्या आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट कहेंगे? ना, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनका मास जो है वो डिफरेंट है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये थर्ड पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग कौन सा पॉइंट बनाएंगे बच्चों? बताओ जल्दी से। फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? जस्ट थर्ड का उल्टा ही हो जाएगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यदि आप बात बता यार, तुम ही लोग बता, यदि मैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को कंपेयर करें तो क्या वो सेम होंगे? मान लिया मैं एक कार्बन एलिमेंट का एटम को ले रहा हूं और एक नाइट्रोजन एलिमेंट का एटम लिया। कार्बन एलिमेंट का एटम, नाइट्रोजन एलिमेंट का एटम, दोनों को मैंने कंपेयर किया। तुम लोग बताओ क्या वो आइडेंटिकल होंगे या वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे? यार मैं क्या कह सकता डायरेक्टली, दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होगा यार? अलग अलग एलिमेंट का एटम है तो डिफरेंट ही होगा ना। ये थर्ड पॉइंट क्या था कि सेम एलिमेंट, किसी एक ही एलिमेंट के एटम को यदि मैं कंपेयर करो तो वो आइडेंटिकल होगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के एटम को पकड़ के ले आया तो फिर वो आपस में डिफरेंट होंगे। बस उसी पॉइंट को यहां पे लिखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जैसे मान लिया मैं कार्बन और नाइट्रोजन की बात करता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का मास नंबर 14, सॉरी यार 7। ये डिफरेंट एलिमेंट के, ये कार्बन एलिमेंट का एटम है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट का एटम है। क्या दोनों सेम है? ना, नहीं। तो यदि डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो एक चीज यार देख, यदि कोई भी, अब ऐसा भी हो सकता था कि कार्बन वाला तो एक ये भी कार्बन होता है, ऐसा तुम लोग ऐसा भी बोल सकते थे। नाइट्रोजन मैंने ये वाला ले लिया, देखिए कार्बन ये भी है, कार्बन एलिमेंट है, ये भी कार्बन एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट को ये 12 और 14 देख के नहीं पहचानेंगे, याद रखना यार इस चीज को। कार्बन एलिमेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे? एटॉमिक नंबर से। यदि एटॉमिक नंबर 6 है तो वो कार्बन एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। मास नंबर कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या देखना? एटॉमिक नंबर। यदि एटॉमिक नंबर 6 है तो मैं बोलूंगा वो कार्बन एलिमेंट है। अब यार तुम लोग पूछ सकते हो कि यार यहाँ पे सर मास नंबर तो सेम है, तो यार ध्यान रखना मास नंबर सेम होने से क्या होता है? एलिमेंट सेम नहीं होता। एटॉमिक नंबर के सेम होने से एलिमेंट सेम होता। तो ये डिफरेंट एलिमेंट है। और यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर कहते हैं व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी इस दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है तो मैं क्या बोल सकता बच्चों कि एटम भी है डिफरेंट नेचर के होंगे। ठीक, तो ये फोर्थ पॉइंट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। पॉइंट नंबर 5 में आता हूं मैं। अच्छा एक और चीज यार देखो, डाल्टन्स के समय में जैसे अभी हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन क्या इस तरह से एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। ऑक्सीजन क्या इस तरह से एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है।
नाइट्रोजन क्या इस तरह से एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, नहीं करता है ना। ये सब क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स में एग्जिस्ट करते हैं। और डाल्टन के समय ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स था ना, उसको उसने कंपाउंड एटम्स कहा था। क्या कहा था बच्चों? क्या कहा था? बता बता बता। क्या कहा था? कंपाउंड एटम्स, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक। तो ठीक है, बाद में इसी चीज को चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। बाद में इसको मॉलिक्यूल कहा दिया गया और मॉलिक्यूल का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जबकि डाल्टन साहब के द्वारा क्या कहा गया था कि एटम्स का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक और लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? कि उसने एटम को ही कह दिया था इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, लेकिन ऐसा नहीं। जबकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका होता है? मॉलिक्यूल्स का होता है। और डाल्टन ने मॉलिक्यूल्स को क्या नाम दिया था? कंपाउंड एटम्स। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उस चीज को मैं यहाँ पे केवल लिख रहा हूँ, कंपाउंड एटम्स। इसी को अभी यदि मैं बात करूँ, मॉडर्न थ्योरी की बात करूँ, तो इसको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर कौन सा था? ये इसको मैं पॉइंट में नहीं लिखा, इसको बस आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। पॉइंट नंबर 5 में नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर क्या कहता है? इन अ गिवन कंपाउंड, किसी भी एक यदि हम कंपाउंड को ले लें, इन अ गिवन कंपाउंड, देख यार ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम्स remains constant। यहां पे समझना इस चीज को क्या कहा जा रहा है। इन अ गिवन कंपाउंड, यानी हमने किसी एक कंपाउंड को लिया, एक कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कंपाउंड में रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, यहां दो चीज आपको ध्यान देना है, रिलेटिव नंबर, दूसरा काइंड ऑफ एटम्स। तो पहले ये रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम्स का मतलब समझते हैं। जैसे मैं मान लो एक किसी कंपाउंड की बात कर रहा हूं, वाटर की, और ये दोनों वाटर का सोर्स अलग अलग है, दोनों वाटर का सोर्स अलग अलग है। ये वाला जो वाटर था ना, ये रेन वाटर था। कहां का पानी था बच्चों? रेन वाटर था। और ये जो वाटर की मैं बात कर रहा हूं, ये मान ले सी वाटर है, समुद्र का पानी है। अब इस जो 5th पॉइंट था, इस चीज को हम लोग समझते हैं। इन अ गिवन कंपाउंड, यानी जब भी हम किसी एक कंपाउंड की बात करूंगा, यहाँ पे जैसे H2O की बात कर रहा मैं, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। यहाँ पे रिलेटिव नंबर का मतलब क्या? पहले तो ये बताओ, अच्छा, एंड काइंड ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम का मतलब क्या? यदि मैं पूछूं वाटर में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो काइंड ऑफ एटम्स है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिलेटिव नंबर का मतलब क्या? रिलेटिव नंबर का मतलब क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना रेशियो में? 2:1। मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या बोलूंगा? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। मतलब यदि मैं वाटर की बात करूं, वाटर कंपाउंड की बात करूं, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 ही होगा। मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही कंबाइन करेगा वाटर में। और काइंड ऑफ एटम्स भी सेम रहेगा। काइंड ऑफ एटम का मतलब केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई तीसरा पॉइंट आ जाए, कोई तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, समझ में आया? रिलेटिव नंबर का मतलब 2:1 रेशियो जो है, एटम्स का जो रेशियो है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, वो फिक्स रहने वाला। और दूसरा काइंड ऑफ एटम्स भी फिक्स रहेगा। काइंड ऑफ एटम्स का मतलब क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही दो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जगह। और भी यदि वाटर हम कहीं से ले आए, यदि वाटर वो कंपाउंड है, तो उसमें भी जो काइंड ऑफ एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो फिक्स रहेगा। और दूसरा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स भी फिक्स रहेगा। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम मतलब अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वहां रेशियो चेक करेंगे तो वो भी 2:1 ही आएगा। क्लियर ये चीज? अब तुम लोग यार बता सकते हो कि जो रूल, ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये एक 4 लॉ पढ़ाया था, 4 में से ये किस लॉ को रिजेंबल करता है? ये एक लॉ का स्टेटमेंट, एक तरह से मैं बोलूं तो कौन से लॉ का स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में यही बताया था कि किसी भी गिवन कंपाउंड में जो टाइप्स ऑफ एटम्स होता है, काइंड ऑफ एटम्स होता है, और रिलेटिव नंबर जो इनका रेशियो होता है, वहां पे बस रेशियो बाय मास बोला था, यहाँ पे बोला गया नंबर रेशियो ऑफ एटम्स सेम है। तो इसलिए ये जो पॉइंट नंबर 5 है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही है,
ठीक है, तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो था वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी डिफाइन कर दिया। तो ये पॉइंट नंबर 5 था। अब एक और पॉइंट इसमें बच रहा, पॉइंट नंबर 6। मैं ऊपर का मिटा देता हूं, आप लोग इसको यार नोट कर लेना, ठीक। मैं पॉइंट नंबर 6 को फर्स्ट पॉइंट मिटाकर लिख देता हूं। पॉइंट नंबर 6 समझना यार तुम लोग क्या आया। एटम्स of different elements combine in different ratios to form more than one compound। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को जरा हम लोग अब समझ लेते हैं। रूल नंबर 6, यहां पे क्या मतलब, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज, ठीक। चल देख, मान ले यार मैं सल्फर एंड ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दिख रहा है, ये सल्फर एलिमेंट का एटम है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है, दिख रहा है। ये डिफरेंट मतलब ये कंबाइन करते हैं इन डिफरेंट रेशियोज। डिफरेंट रेशियोज का मतलब क्या, ये दो तरह कंपाउंड बना सकते हैं, SO2 और यार बता बच्चा SO3 भी बना सकता है। ये मतलब यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन किया 1:2 के रेशियो में। सल्फर का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम के साथ कंबाइन किया, बनाया CO2। इसी तरह से सल्फर ऑक्सीजन 1:3 के रेशियो में भी कंबाइन कर सकता था, मतलब सल्फर का एक एटम ऑक्सीजन का 3 एटम के साथ कंबाइन कर सकता था। तो ऐसे में बनाया क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलो यार पॉइंट बढ़े, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दिख रहा है, एक सल्फर का एक ऑक्सीजन का। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज। यहाँ पे देख रहे हो सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में कंबाइन कर रहा है, यहाँ 1:2 में कंबाइन कर रहा है, यहाँ 1:3 में कंबाइन कर रहा है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। देख रहे हो, यदि ये अलग अलग रेशियो में कंबाइन कर रहा है तो ऐसे में ये अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। यही था मतलब 6 पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। और अब तुम लोग यार बताओ ये कौन से थ्योरी को रिजेंबल, लॉज को रिजेंबल कर रहा है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पूछा जाता है यार, ये किस लॉ को रिजेंबल कर रहा है, मतलब किस लॉ के ये को डिफाइन कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है। तो मैं बोल सकता, याद करो यार जरा, कौन सा लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, याद आ रहा है। तो ये एक तरह से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट है। तो इस तरह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो था वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी अपने थ्योरी में इंक्लूड किए थे, ठीक। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट्स या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पॉइंट्स तो और भी बहुत सारे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको यही 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में इतना कुछ था। तो चलो यार अब आप लोग यार नोट कर लो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, अब हम लोग नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, उससे हम लोग अब समझ लेते हैं। तो आप लोग यार इस चीज को नोट कर लो, मैं इसे मिटा देता हूं। तो चल बच्चा लोग अब देख यार, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी को समझेंगे, ठीक। और यार यहाँ से आप लोग यार थोड़ा सिंसियर हो जाना। अब तक जो पार्ट हमने पढ़ा था वो सब आप लोग यार मतलब क्या बोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, जेईई और नीट में नहीं पूछा जाता है और आगे चलकर उतना यूज भी नहीं होने वाला ये सब पॉइंट का, ठीक। जो जेन्युइन बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे ये सब यूज नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अभी जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा है ना, वहां से हर एक चीज आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, ठीक। तो इसलिए यार अब से आप लोग यार बिल्कुल आंख खोलकर रेडी हो जाओ और अब हर बात को आप नोट करते चलोगे। किसी भी अब बात को आपको हल्के में नहीं लेना, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा। हो सकता है यार आपको मैं जो बताऊं पढ़े हो सकते नहीं पढ़े हो, लेकिन आपको बहुत ही सिंसियरली अब आगे से पढ़ना है, ध्यान में रखना है, ठीक। तो चलिए यार अब आप लोग हेडिंग डाल लो रिलेटिव डेंसिटी। देखिए यार ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आगे चलकर हो सकता है आप इग्नोर करो तो फिर यार परेशानी में डाल सकता है ये सब चीज, ठीक है ना। तो इसलिए अब रिलेटिव डेंसिटी को समझ लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले यार देखो रिलेटिव डेंसिटी, सबसे पहले यार डेंसिटी क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, इसको देखो यार मैं रो से डिनोट करूंगा, ठीक। और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसे ही कहा जाता है डेंसिटी। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डेंसिटी की नहीं, डेंसिटी यार तुम लोग पढ़ के ही आए हो। अच्छा डेंसिटी का मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या हो जाएगा,
यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी बता यार बता। मास का यूनिट क्या, यदि मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो केजी पर, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, क्या होता है, मीटर क्यूब। बहुत बच्चे यार लीटर भी बोलते हैं, तो लीटर आप लोग को नहीं बोलना है, ठीक है ना, मीटर क्यूब होता है एसआई यूनिट, लीटर को एसआई यूनिट नहीं होता। तो यदि डेंसिटी का मैं एसआई यूनिट की बात करूं केजी पर मीटर क्यूब, इसके अलावा और हम क्या क्या यूनिट यूज करते हैं, तो यार केजी की जगह पे मैं ग्राम भी ले सकता हूँ, मीटर क्यूब की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकता हूँ। तो ये सब चीज़ यार आप लोग ध्यान में रखना। और ज़्यादातर यूज यार मैं केमिस्ट्री की बात करूँ ना तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही ज़्यादा यूज होता है। और यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है ये आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ग्राम पर सीसी, सीसी बॉटल प्लास्टिक वही वाला सीसी है ये, ठीक है ना। बहुत बच्चे यार कंफ्यूज हो जाते हैं सीसी क्या है, तो यार लिख लेना यार तुम लोग, सीसी क्या है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब, सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर क्यूब, ठीक है ना, इसी को सेंटीमीटर। मैं एक बार और, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, ये सब यार याद रखना तुम लोग। 1 सेंट बार बार यूज आएगा, ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करके आप लोग यार डब्बा में बंद कर लेना और 5 स्टार मार्क कर लेना, ठीक। इसी तरह से यदि मैं 1000 सीसी की बात करूं तो 1000 सीसी कितना ml हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 1 सीसी 1 ml है, 1000 सीसी 1000 ml हो जाएगा। और तुम लोग को यार इतना तो पता है 1000 ml ही 1 लीटर होता है, तो एक और ये रिलेशन भी आ गया। तो ये सब बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो ये डेंसिटी के बारे में कुछ बातें हो गई। अब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी पे आते हैं, ठीक, जो कि हमारा हेडिंग है रिलेटिव डेंसिटी। तो सबसे पहले तो यार रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पे आपको 2 रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या है बच्चों, है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब मत सोचना यार पढ़ रहे डेंसिटी और यहाँ यूज हो रहा है यार ग्रेविटी, कंफ्यूज ना होना, ये भी एक डेंसिटी होता है, बस रिलेटिव डेंसिटी होता है। और दूसरा होता है वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो यही 2 डेंसिटी अपने को पढ़ना रिलेटिव डेंसिटी में। स्पेसिफिक ग्रेविटी, पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है, ये हम लोग यूज करते हैं फॉर लिक्विड, और वेपर डेंसिटी जो हम लोग यूज करते हैं वो फॉर गैस। किसके लिए यूज करते हैं बच्चा, गैस के लिए हम लोग वेपर डेंसिटी यूज करते हैं, लिक्विड के लिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हैं, ठीक। पहले मैं यहीं पे देखो यार स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एक रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यहां पे मैं किसी एक लिक्विड का डेंसिटी को किसी दूसरे लिक्विड के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, किसी एक लिक्विड का डेंसिटी मैं किसी दूसरे लिक्विड के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। रिलेटिव का मतलब यही होता है ना कि यार किसी और के रेस्पेक्ट में इसका डेंसिटी क्या है, इसे ही तो रिलेटिव कहते हैं। तो अब बात आती है किसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के डेंसिटी के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। किसके रिलेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर के रिलेटिव हम लोग किसी लिक्विड का डेंसिटी को मेजर करते हैं। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं डिफाइन कर सकता हूं डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, और लिक्विड सॉल्यूशन बोलो, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसे हम लोग क्या कह देंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम लोग लेते हैं ये 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से क्यों लेते हैं। और एक और बात, डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू आखिरकार होता क्या है, और ये वैल्यू आपको याद भी रखनी यार, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, पहले ध्यान लो। डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू क्या होता है, 1000। देखिए यार 2 यूनिट जो आपको जनरली यूज मिलेगा आपको बुक में, एक तो केजी पर मीटर में यदि बात करूं तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करूं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये 2 डेंसिटी का आपको यूनिट मिलेगा, ये दोनों आपको याद रखना है। याद रखना यार, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप क्वेश्चन में खोजने मत लगना कि डेंसिटी ऑफ वाटर कहां गया। क्वेश्चन बनाने वाला डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू तो दिया ही नहीं, ये सब दिया नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जहां जरूरत पड़े आप लोग यार यूज कर लेना है इसको, ठीक है। चलो अब बात आती है जो 1000 केजी पर मीटर क्यूब और यहाँ पे जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेरा सवाल है क्या ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा या डेंसिटी ऑफ
एनी लिक्विड विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे डेंसिटी डिपेंड करता है या नहीं करता, बस मेरा यही सवाल है। तो देखो यार, पहले यार कोई भी चीज ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो हम फार्मूला देखेंगे। डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो तुम ही लोग बताओ यार, यदि मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो मास चेंज होगा क्या? मास चेंज होगा क्या किसी लिक्विड का? मान लो टेम्परेचर हमने थोड़ा बढ़ा दिया तो क्या मास चेंज हो जाएगा? ना, याद रखना यार, मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है। पढ़े थे ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कंजर्व, बताए थे ना तुम लोगों को। तो इसलिए मास तो चेंज नहीं होने वाला टेम्परेचर के चेंज करने से, लेकिन वॉल्यूम बताओ यार क्या होगा? टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? तो यार तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, क्या पढ़े हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी चीज एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड का मतलब क्या? मतलब वॉल्यूम बढ़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा यार, थोड़ा ही बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि डेंसिटी जो होता है ना, वो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। ठीक, तो अब बात आती है यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम 1000 लिखे हैं, या जो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखे हैं, ये किस टेम्परेचर पर? क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे डेंसिटी अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। हाँ यार, एक और चीज याद रखना, जो डेंसिटी जो चेंज होता है, लेकिन बहुत ही माइनर चेंज आता है, बहुत ही माइनर चेंज आता है। मतलब कि यार एक वाटर का मान लो डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, टेम्परेचर थोड़ा बहुत ही चेंज किया तो 0.9899 ऐसा रहेगा। ठीक है ना, मतलब बहुत माइनर चेंज, उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो अब बात आती है कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। तो ये जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे या 1000 ग्राम केजी पर मीटर क्यूब लिख रहे, ये किस टेम्परेचर पे लिया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये जो हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये किस टेम्परेचर पे लिया जा रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। किस टेम्परेचर पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस। यार याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछ भी दिया गया है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वो किस टेम्परेचर पे होता है? किस टेम्परेचर पे होता है? याद रखना, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, केल्विन में यदि पूछा जाए तो 277 केल्विन। तुम लोग यार डिग्री सेल्सियस और केल्विन बता चुके ना रिलेशन, तो डिग्री सेल्सियस केल्विन को इस तरह से हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो लिया जा रहा है या 4 डिग्री, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स होता है। कितना होता है? 1। तो इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड में ऑलवेज बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। क्लियर है ना, क्योंकि ये तो ऑलवेज 1 होगा ना। तो मान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 1.5 दिया हुआ, यदि 1.5 दिया है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी 1.5 ही हो जाएगा। क्यों? ये वाला वैल्यू तो 1 है। क्लियर है ये चीज? चल गुड। अब मेरा एक और सवाल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। क्या मैंने पूछा? स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो यार, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है ना। हमें पता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, समथिंग यूनिट होगा, मान लिया यार केजी पर मीटर क्यूब। नीचे भी डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसका भी यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। ऊपर भी केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, सेम ऊपर नीचे यूनिट। यदि ऊपर नीचे सेम यूनिट है, क्या बोल दूंगा? हो गया यूनिटलेस, खत्म कहानी यहाँ पे। समझ में आ रहा? इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। इट हैज नो यूनिट, इट इज अ प्योर नंबर, ऐसा ही बोल सकता हूं मैं। ठीक है ना, मतलब यदि कहीं क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.1, इसका मतलब वहां पे 1.1 के आगे आपको यूनिट नहीं लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक प्योर नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग यार देखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हुए चलना। ठीक है ना, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको, नोट्स में हर एक चीज मिल जाएगा। इट हैज नो यूनिट, इट इज अ प्योर नंबर, इट इज अ प्योर नंबर। ठीक, मतलब जैसे मान लो यार आपको मिला स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2। अब यहां पे तुम लोग ये उम्मीद मत करना कि 1.2 के आगे तुम्हें कुछ यूनिट मिलेगा, ना, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उसका कोई अपना यूनिट नहीं होता, ये एक प्योर नंबर, एक फिक्स नंबर, कांस्टेंट होता है जस्ट। ठीक, यदि अच्छा मैं इसी को एक सवाल बना देता हूं यार, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक H2SO4 सॉल्यूशन है। H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या? H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन तैयार किया गया। आपको बताना है डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन क्या होगा। समझ रहे हो सवाल क्या कह रहा है? आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है और पूछ दिया गया H2SO4 का डेंसिटी क्या होगा, तो मैं क्या बताऊंगा यार, बताओ। तो जस्ट यार फार्मूला लगाओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। किस लिक्विड की बात की जा रही है? H2SO4।
और नीचे क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो फिक्स है 4 डिग्री सेल्सियस पे। यदि केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी, ध्यान रखना यार, ध्यान रखना, यदि केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा जाए इसका मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना वो फिक्स है, और डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या लेना है आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर ही लेना है एट 4 डिग्री सेल्सियस ही लेना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यदि मैं वैल्यू को 1 रख दूँ, H2SO4 ये वैल्यू 1.2 दिया है, तो देखिए ये वाला 1.2 ये इंटू 1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ H2SO4, क्या आ गया आंसर, 1.2 ही आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चल, तो इस तरह से हम लोग कभी यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सॉल्यूशन का दिया है तो उससे हम लोग डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड बता सकते हैं। क्लियर ये चीज, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब यार ये चीज आप लोग नोट कर लो। मैं अब नेक्स्ट वेपर, अच्छा एक और चीज यार एक्स्ट्रा, मैं जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है। एक चीज बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना, ये जो डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया, इस टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब क्या, मैक्सिमम का मतलब ये कि यदि मैं 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता हूं तो भी डेंसिटी कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से मैं पीछे जाता हूं तो भी डेंसिटी कम होता है। यानी यदि मान लो ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये 3 डिग्री सेल्सियस है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसी तरह से 0, यहाँ पे चला 5, यहाँ पे चला 6, यहाँ पे, मतलब आप लोग इस डायरेक्शन में मूव करो या इस डायरेक्शन में मूव करो, डेंसिटी जो है वाटर का कम होता है। लेकिन इस 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है, याद रखना। इसलिए वाटर का डेंसिटी 1000 पर केजी पर मीटर क्यूब से बढ़ नहीं सकता, मैक्सिमम डेंसिटी है। तो कभी कभी सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होता है, तो याद रहेगा बच्चों किस टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछ दिया जाए तो 277 केल्विन होता है। ठीक यार, ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग को ध्यान रखना। ठीक, तो अब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दिया, अब मैं नेक्स्ट जो है वेपर डेंसिटी पे आता हूँ। ठीक, तो आप लोग यार इस चीज को नोट कर लेना। तो चलो यार, पहले हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ लिया, अब दूसरा जो था वो था वेपर डेंसिटी। तो मैं यार वेपर डेंसिटी को समझ लेता हूँ। एक चीज देख यार, वेपर डेंसिटी पे मैं फिर से बाद में आऊंगा, ठीक है ना। इस पे पहले मैं समझा देता हूँ वेपर डेंसिटी होता क्या है। ये सेकंड था, ये भी एक रिलेटिव डेंसिटी है। यदि रिलेटिव डेंसिटी है तो यार पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये अराइज होना चाहिए कि किसके रिलेटिव हम लोग ये डेंसिटी मेजर करते हैं। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, एक रिलेटिव डेंसिटी था ना, रिलेटिव था, तो किसके रिलेटिव में हम लोग मेजर करते थे स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, वाटर के रेस्पेक्ट में मेजर करते थे। इसी तरह से वेपर डेंसिटी भी एक रिलेटिव डेंसिटी है, तो इसको भी किसी का रेस्पेक्ट में, किसी का रिलेटिव मेजर कर रहे होंगे। तो बात आता है कि ये किसके रिलेटिव, किसके रेस्पेक्ट में ये डेंसिटी को मेजर करते हैं, तो याद रखना इस डेंसिटी को हम लोग डेंसिटी ऑफ H2 गैस के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, याद रखना बच्चों, डेंसिटी ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी को मेजर करते हैं। ठीक, तो यदि मैं डिफाइन करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं, इट मे बी डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस। एक चीज यार देख ले, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं डेंसिटी ऑफ एनी गैस, मतलब क्या बच्चों, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। हम लोग ये जो वेपर डेंसिटी है गैस के लिए केवल डिफाइन करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं लिक्विड के लिए डिफाइन करता हूं, उसी तरह से वेपर डेंसिटी किसी भी गैस के लिए डिफाइन करता हूं। ठीक, तो इट मे बी डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ, बता यार बच्चों, डेंसिटी ऑफ किसके रेस्पेक्ट में, H2 गैस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे ऐड करूंगा, इसका इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगा। अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। ये वेपर डेंसिटी को आगे मैं डिराइव भी करूंगा, अभी आप बस इसका मतलब समझ लो जस्ट। ठीक, यदि कहीं बीच में यूज आए तो आप लोग यार डरना मत वेपर डेंसिटी का नाम सुनकर। ठीक, देखिए होता क्या है, वेपर डेंसिटी जो होता है ना, ये होता है डेंसिटी ऑफ एनी गैस। देखना यार फार्मूला, डेंसिटी ऑफ एनी गैस। एनी गैस का मतलब क्या, जिस भी गैस का आप वेपर डेंसिटी बता रहे हो, VD गए तो वेपर डेंसिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म है VD। तो डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय में क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ
किसके रेस्पेक्ट में, H2 गैस में। बस ध्यान क्या रखना, यहाँ पे जो हम लोग गैस का डेंसिटी यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे H2 गैस का जो डेंसिटी ले रहे हैं, ये सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में लेना चाहिए। मतलब ये कि मान लो मैं किसी भी गैस का डेंसिटी को 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर पे मेजर कर रहा हूं, तो ऐसे केस में H2 गैस को भी आपको 273 केल्विन 1 atm प्रेशर पे ही मेजर करना पड़ेगा। मतलब H2 गैस का भी डेंसिटी जो ले रहे हैं ना, उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर पे लेना पड़ेगा जिस टेम्परेचर प्रेशर पे ये गैस को मेजर किया जा रहा है, इस गैस का डेंसिटी को मेजर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस जो है ना, जब मैं वेपर डेंसिटी को डिराइव करूंगा तब समझ में आएगा। एक वेपर डेंसिटी के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेपर डेंसिटी जो होता है ये किसी, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, किसी भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाई 2, यार ये 2 है, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस अपॉन 2, डायरेक्ट आ जाएगा वेपर डेंसिटी। जैसे मान लिया यार मैं वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस की निकालना चाहता हूँ, किसका वेपर डेंसिटी मैं जानना चाहता हूँ, Cl2 गैस, तो Cl2 का वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा यार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किस गैस का, Cl2 गैस का बात हो रहा है तो Cl2 अपॉन में 2, दैट्स इट, खत्म। Cl2 का मॉलिक्यूलर, m का मतलब मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता है यार तुम लोग को। Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 35.5 इंटू 2, याद है ना यार तुम लोग को, एक का 35.5 इंटू 2 कितना हो गया, 71, दैट इज 71 अपॉन 2, दैट इज, तो वेपर डेंसिटी कितना हो गया Cl2 का, 35.2। इसी तरह से मान लिया वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन गैस का निकालना हो, ऑक्सीजन गैस का वेपर डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 अपॉन में 2, दैट इज 16 इंटू 2, 32 अपॉन 2। अब यार आप लोग ये मत समझना ये फार्मूला कहाँ से आया कि वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाई 2 कहाँ, ये सब चीज़ हम समझाएंगे, ठीक है ना। इसको मैं डिराइव भी करूंगा ये रिलेशन को, उसके लिए थोड़ा सा मैं आइडियल गैस इक्वेशन का जब आप लोगों को मोल्स पढ़ा दूंगा ना, मोल्स, ठीक है ना, उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक। इसलिए अभी मैं इस वेपर डेंसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, इस पे आपको अच्छा क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा आगे, ठीक। तो मैं खुद करवाऊंगा जब आप लोगों को ये चीज़ समझा दूंगा तब, ठीक। अभी बस आपको याद रखना है रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स होता है, कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, ठीक। इसी तरह से वेपर डेंसिटी की मैं बात करूं तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 एट डेंसिटी ऑफ H2 गैस। बस कंडीशन क्या है, दोनों गैस को सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेना होगा। यदि इस गैस का डेंसिटी मैं जानना चाह रहा हूं 300 केल्विन 1 atm प्रेशर पे, तो इस H2 गैस का भी डेंसिटी को हमें 300 केल्विन 1 atm प्रेशर पे ही मेजर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको अलग टेम्परेचर प्रेशर पे ले रहे हैं, इसको अलग टेम्परेचर प्रेशर पे ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वेपर डेंसिटी का फार्मूला एक हो जाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। इसको यार देखो, इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूं याद करने के लिए। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस को मैं ऐसा लिखता हूं, जिस भी गैस का वेपर डेंसिटी लिखना है उसका मॉलिक्यूलर मास के ऊपर और नीचे मॉलिक्यूलर मास H2 का आ जाएगा। ऐसे याद रखना, जब भी वेपर डेंसिटी आ जाए ना तो समझ जाना वहां H2 गैस के रेस्पेक्ट में ही दिया जा रहा है, अंडरस्टूड हो जाता है H2 गैस। यदि वेपर डेंसिटी लिखा हुआ मिल गया मतलब वहां किस गैस के रेस्पेक्ट में डेंसिटी को मेजर किया जा रहा है, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। ये चीज अंडरस्टूड हो जाता है। तो इसको ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, और H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2, यही होता है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा यही वाला बन गया कि नहीं बन गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, समझ मारा। तो वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस, याद रखना, ठीक। इस पे हम क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, बाद में जब हम ये फार्मूला आप लोगों को समझा देंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे, तब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो ये रिलेटिव डेंसिटी में आपको 2 डेंसिटी था, ये आपको ध्यान में रखनी, ठीक। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आगे यूज होगा, ठीक। तो इस तरह से ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। तो आज के ये लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे अब हम लोग कुछ आगे इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी के लिए यार वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स बच्चों, बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।